गरिया रहा है ना रे, गरियाओ गरियाओ। वेरी गुड, सबको गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठ जाइए जल्दी से, जो लोग नहीं उठे हैं सर जल्दी से उठ जाइए और हमको सुबह सुबह गाली दे दीजिए सर। क्या कहें, चला मोहब्बत है तुमसे, जगाएंगे भी तुम्ही को, हंसाएंगे भी तुम्ही को, और मंजिल पार कराएंगे भी तुम्ही को, क्योंकि अब चला हो गया है आगाज जंग का। वाह, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इतना गुड मॉर्निंग कहकर मेरा पूरा दिन गुड 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 मॉर्निंग हो जाता है। शुरू करें सर? अब तुम 13-14 हजार पे तो एंट्री है मेरा ना रे। अब तो सोच रहा होगा मास्टर बाब 13 हजार पे एंट्री मारता, बड़ा का शौकीन हो गया। सब कोई बात नहीं, थोड़ा मजा हम भी ले रहे हैं, भोरे भोरे उठेंगे चलो तो मजा लेवे नहीं करेंगे। देखो शुरू करते हैं सर। आपकी सेवा, एकदम बी पेशेंट, एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये मोल से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मोल का क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, एकदम मोल के सारे प्रश्नों को आप एक लाइन में जैसे कहे ना मोल के सारे प्रश्नों को आप ऐसे बना देना, मोल बराबर दिया, एकदम नहीं डरना, एकदम ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, दिया गया द्रव्यमान बटे, दिया गया द्रव्यमान मतलब क्वेश्चन का द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान मतलब क्वेश्चन का द्रव्यमान, क्वेश्चन का द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब बट्टा आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान। देखिए सर, आपको जब भी देगा मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान यानी क्वेश्चन का द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान यानी क्वेश्चन का द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, यही दो को देगा, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। मोल से डरना नहीं, ठीक है। और ये याद रखना कि एक मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु 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 अणु 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 या आयन इज इक्वल टू 22.4 लीटर, इज इक्वल टू कितना लीटर? 22.4 लीटर। एक मोल बराबर 6.022 परमाणु अणु या आयन इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब जैसे परमाणु अणु या आयन कहेगा मोल तुम निकाल देना, और मोल निकालने के बाद अगर 10 मोल आया तो कहना एक मोल में इतना, इसलिए 10 मोल में कितना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। परमाणु भी बन जाएगा, अणु भी बन जाएगा, आयन। ये सुपर रिवीजन है सर, जो ये बैच हम ले रहे हैं ये सुपर रिवीजन है, तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा जहां जहां तुम इजी क्वेश्चंस में फंसते हो। कहते सर मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान यानी क्वेश्चन का द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। जैसे ही तुमको मोल मिल जाएगा, अगर परमाणु की संख्या मांगेगा फिर भी मोल निकाल लेना, अणु की संख्या मांगेगा फिर भी मोल निकाल लेना, आयन की संख्या मांगेगा फिर भी मोल निकाल लेना, और एक मोल बराबर इतना परमाणु अणु या आयन होगा। यानी 10 मोल अगर दे दिया तो 10 मोल बराबर 10 गुना इतना, 20 मोल दे दिया 20 गुना इतना। तुम कहेगा नहीं समझा, बाउंसर हो रहा है, बाउंसर हो रहा है। जैसे कहेगा तुमको 1 दर्जन केले, 12 केले बराबर 1 दर्जन, तो 24 केले बराबर 2 दर्जन। तो अगर तुमको मोल पता चल गया 15 मोल, मान लेते हैं पता चल गया 15 मोल, तो हम कहेंगे 1 मोल में इतना, इसलिए 15 मोल में इतना गुना 15 आंसर। अब सर आ जाइए आप इधर क्वेश्चन पे, इसको आप अगर सर लिख लीजिए जल्दी से। दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, 1 मोल बराबर 6.023 परमाणु अणु या आयन बराबर 22.4 लीटर। हो गया? राधे राधे सर जी। अब भोरे भोरे उठा देते हैं, इसके लिए सॉरी। कहते हैं 540 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज बोले तो कथी चला 6। अगर हम ग्लूकोज एकदम दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान तो तुमको पहले मोल है, तो मोल बराबर तुमको कुछ नहीं करना है, दिया गया द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया गया है, दिया गया द्रव्यमान, अब बट्टे 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 आणविक सूत्र द्रव्यमान, बट्टे 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 आणविक सूत्र द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान तुमको कितना दिया हुआ है? चला 540, एकदम घबराना नहीं इस क्वेश्चन पे, 540। और आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना दिया हुआ? आणविक सूत्र द्रव्यमान यानी आणविक सूत्र द्रव्यमान यानी ग्लूकोज का, ग्लूकोज बोले तो C6H12O6, ये हो गया 12 12 6 72 72 प्लस 12 हाइड्रोजन का 1 गुना 12 12, और ये ऑक्सीजन का होता है 16 16 6 हो गया 96, एकरा जोड़ ले, ये हो गया 6 2 8 2 10 और 9 1 10 7 17 1 18 80। देख लो बढ़िया से,
6 2 8 2 10, 9 1 10, 7 17 1 18, 180, ये गया 18 3 54, आंसर 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 ए फॉर एप्पल। जल्दी से लिख लो, ए फॉर एप्पल इज द आंसर। कहते हैं 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या, कुछ नहीं करना, चला दिया गया द्रव्यमान, एकदम सुपर रिवीजन। यही जो हम सर बता रहे हैं, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आप इसको गौर से देख लीजिए। सर आपका कंप्लीट रिवीजन जो आप नहीं कर पा रहे हैं 1 घंटे में, घर पे अपने से लीजिएगा, यहां पढ़ें कि वो पढ़ें कि वो पढ़ें, पता नहीं चल रहा है की पढ़ें। एकदम सर आप इस क्लास को ले सकते हैं जिससे आपका काम हो जाना है। कहते हैं 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या, चला जवान है तू, पूरा जोश में रहना। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान 540 है और आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर 80 है, तो 80 180 180, तो 180 हमने निकाला है, 180 बटा 540 बटा 154 कर देंगे, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर मैन। अगला 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 अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है हीलियम के 64 ग्राम, हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल? हम तुमको की बोले, मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान। अब सब लिखना नहीं है फॉर्मूला, क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है 64, पहले वही लिख दो। और हीलियम है ना, तो हीलियम हम इससे पहले हीलियम बोले तो 2 4, यानी 4 से भाग दे दो, यानी 16 इज द आंसर, यू विल गेट द आंसर। इसी में अगर कह देता, इसी में तुम कहेगा अरे मास्टर आप पूरा बता दो, एक दो बात और, तो इसी में सर अगर कह देता कि मान लो कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने 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 परमाणु, मान लो क्वेश्चन कह देता कितने परमाणु, तो कहते भाई मेरे एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु 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 परमाणु, इसलिए 16 मोल में कितना, इसलिए 16 मोल में कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 गुना 16 परमाणु परमाणु परमाणु। फिर से देखो, अगर तुमको कह देता कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं, तो कहते बाप रे बाप, एक मोल में इतना परमाणु, इसलिए 16 मोल, मोल पहले निकाल लेंगे, 16 मोल में कितना। अगर मान लो यहां पर वो नहीं कहता, यहां पर तुमको क्वेश्चन कुछ और कहता, क्वेश्चन कुछ और कहता, देखो क्या कहता, कहता कि भैया बताओ कितने मोल नहीं, कितने मोल नहीं, कहता कितना आयतन में, आयतन आयतन अगर कहता तो हम कहते एक मोल में 22.4 लीटर, इसलिए 16 मोल में 22.4 गुना 16। इसके सारे सवाल में बनवा देता हूं, रुक। अगर तुमको कहता हीलियम के 64 ग्राम में आयतन मौजूद है, तो हम कहते हैं एक, पहले मोल निकाल लेंगे। अब मोल निकालने के बाद कहेंगे एक मोल में 22.4 लीटर, एक मोल में 22.4 लीटर, इसलिए 16 मोल में 22.4 गुना 16। अगर मान लो अणु की संख्या कहता, अगर मान लो ये नहीं कहता, अगर मान लो अणु की संख्या कहता, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, चला तो हम पूरा मोल चैप्टर बता देते हैं। अगर कहता इसमें अणु की संख्या, अणु मौजूद हैं, तो हम कहते बाप रे बाप, मोल तो निकल गया, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु, इसलिए 16 मोल में कितना, 16 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु। याद करो भैया, हम तोरा बताए थे क्या कि हीलियम के 64 ग्राम में अणु मौजूद होते हैं, अणु मौजूद होते हैं, परमाणु मौजूद होते हैं, आयन मौजूद होते हैं, आयतन मौजूद होते हैं। चारों सवाल तुम्हारा बन जाएगा। कैसे? जब तुम मोल निकाल लोगे, एक मोल में मोल निकाल लो, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान मतलब क्वेश्चन का द्रव्यमान, क्वेश्चन का द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान यानी हीलियम का द्रव्यमान, ये निकाल लोगे इतना मोल। तो एक मोल में कह देगा अणु की संख्या, तो एक मोल में इतना अणु कहेगा, परमाणु की संख्या तो कहेंगे एक मोल में इतना परमाणु, कहेगा आयन की संख्या, एक मोल में इतना आयन, और तब कहेंगे जितना मोल आया है उतना मोल में कितना। यू विल गेट द आंसर। अब सर इसके खानदान में इतने सवाल पूछा जाता है, जल्दी से इसको देख लो। यू विल गेट द आंसर मैन, यू विल गेट द आंसर मैन। पानी 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 पी के आते हैं, बहुत जोर से प्यास लगा, इतनी पानी दीजिए। हेलो 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 हेलो, आपने रूम लिखा, ये बहुत ठंडा है। छोटा सा तो अपना घुस गया है कंबल के नीचे। आ जाइए अगले क्वेश्चन में। कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, तो बताइए ये क्या होगा। देखो तुमको क्या क्या पूछेगा, जो पूछेगा गुरुजी उत्तर बता देंगे तो हर काम ना हो जाएगा। चला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठंडा है कोई बात नहीं, अभी हमारा खून गर्म है।
देखो चला, हम ट्रैकर खानदान में जितना क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और प्रकृति। देखो, या यूं कहो कि अगर तुमको दे दे 2 8 1 2, ध्यान देना, अगर तुमको दे दे 2 8 2 2 8 3 2 8 2 8 3 3 3 3 3, इस समझ लो कि ई जो है 2 8 1 क्षारीय धातु है। रुक जाओ, क्योंकि सर फर्स्ट है ना, एक है ना, तो फर्स्ट ए में है। ई अगर बात करें क्षारीय 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 मृदा धातु, और इसकी कोई बात नहीं करेंगे। अगर देगा तुमको 2 8 4, तो इसका मतलब ये समझ लो ये उपधातु है, या समझ लो कि अर्धचालक है। और अगर तुमको दे दे 2 8 7, मतलब बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ये सब बाह्यतम कक्षा को ही मेनली फोकस करना है। चला, मेनली बाह्यतम कक्षा को ही फोकस करना है। अगर 2 8 7 दे दिया, इसका मतलब समझ लो हेलोजन है। और अगर 2 8 8 दे दिया, इसका मतलब समझ लो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। इतने पूछता है आपको कंपटीशन में, इतने पूछेगा। तुमको खाली देखना बाह्यतम कक्षा में 1 है तो कहेंगे क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु मतलब हेल लीना करो रब से फरियाद। और अगर तुमको कहते बाह्यतम कक्षा में 2 है तो कहना क्षारीय मृदा धातु है, इसका मतलब BeMgCaSr। और अगर कहते 4 है तो उपधातु है, अर्धचालक है। अर्धचालक है इसका मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम। और अगर 7 कह दे तो हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और अगर 8 कह दे तो अक्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, जल्दी जल्दी, कम ऑन, जल्दी 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 से लिख लीजिए सर। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए सर, ऊपर में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। कृपया आप गलत टेलीग्राम चैनल में अगर हैं तो वहां पर पीडीएफ नहीं मिल पाएगा टाइम से। आप सर इस टेलीग्राम चैनल में आए, इसमें आज 1 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं। ऊपर में जो आपको दिख रहा है उस टेलीग्राम चैनल पे पधारें, उसी लिंक में जो ऊपर आपको पिन किया हुआ लिंक दिख रहा होगा सबसे ऊपर। कहते हैं चला एक लाइन फिर से समझाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आराम से चला, जितना बता रहे हैं चला यही पूछ रहा है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन, गुरु जी पे भरोसा रखना। भोरे भोरे उठ के गलते काम करेंगे जो हमरा लग रहा है, जो हमारे अंदाजे से सही है, गुरु जी तुम्हारी सेवा में ला रहे हैं। कहते हैं 2 8 1 होगा तो क्षारीय धातु, 2 8 2 अगर बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन क्षारीय मृदा धातु, 3 होगा तो कुछ नहीं, 4 होगा तो उपधातु या अर्धचालक, और अगर 7 होगा तो हेलोजन, 8 होगा तो अक्रिय गैस। इतने पूछता है, जल्दी से लिख लो। और सर 1 लाख पार हो गया। एक बार देखिए आप लोग जुड़े और 1 लाख पार हो गया मेरा टेलीग्राम चैनल। तब आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ है सर। कितनी मोहब्बत करूं तुझसे, कितनी मोहब्बत करूं तुझसे। छोड़ो, टाइम नहीं बर्बाद करने का। कहते हैं एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है। 4 है चला, हम पूरे दुए को पूछेगा, या तो सिलिकॉन होगा ना जर्मेनियम होगा। देख लो ऑप्शन में है ना सिलिकॉन है, मरना आंसर, हटाना, खत्म करना। आगे बढ़े। ई होता तो क्या होता, 2 8 1 हो जाता। बाह्यतम कक्षा में एक क्षारीय धातु हो जाता। पोटेशियम है, ये है लीना करो रब से फरियाद, ये भी 2 8 1 हो जाता। मैग्नीशियम है, ये 2 12 हो जाता। तुम कहेगा नहीं लिखने आ रहा है कि मास्टर। पोटेशियम के लिख लो अपने से, Mg 12 जल्दी से लिख लो। वाह 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 वाह। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चला अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है। 8 2 8 8 1 है। तो तत्व का नाम बताइए। तो तत्व का नाम बताइए। तो अगर एटॉमिक नंबर नहीं हो पता है ना, तो तू ये कर कि बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। चला बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब तुम समझ लो फर्स्ट ए का होगा। अब फर्स्ट ए का होगा तो हेलिना करो रब से फरियाद। देखो तो क्या हाइड्रोजन है क्या ऑप्शन में? नहीं है। लिथियम है क्या ऑप्शन में? नहीं है। सोडियम है क्या ऑप्शन में? नहीं। हाय 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 हाय। देखो देखो यहाँ फंसा लिया। इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखो फंसा लिया तुमको, सोडियम और पोटेशियम में।
दोनों ऑप्शन में दे दिया है, सोडियम भी ऑप्शन में दिया है, पोटेशियम भी ऑप्शन में दिया है। तो अब तुमको क्या करना होगा कि सोडियम 11 होता है, तो 11 तो है नहीं, तुम देखो 11 है क्या, 8 1 8 9 8 17 2 19 है, तो 19 है, इसका मतलब पोटेशियम होगा आंसर। कभी कभी जुगाड़ भी फेल करता है, तो मामला सर उसी हिसाब से आपको पढ़ लेना पड़ेगा, तब आपका काम होना है। अगले 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 प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में लिखा जाता है। एकदम ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, खूब पूछ रहा है, एकदम आराम से चला। हम अगर पूरा थ्योरी थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, कुछ नहीं है, कक्षा 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 और एन और महत्तम इलेक्ट्रॉन, तीनों पूछता है। गुरुजी महत्तम इलेक्ट्रॉन, ये मत सोचना कि गुरुजी एकदम इजी इजी बता रहे हैं, ये सब कंप्लीट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कंप्लीट। तो 10 क्लास में हम लगभग सारा टाइप का क्वेश्चन रिवाइज कर देंगे, एकदम थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारा से अगर टफ क्वेश्चन पढ़ना चाहता 7:30 बजे मिले पूरा जाएगा, एक बार मिल के देखो तो पता चलेगा 7:30 बजे शाम में। अब तुम कहेगा वो बैच के प्रचार कर रहा है, एकदम नहीं कर रहे, पढ़ा बैच की तरफ पैसा नहीं ले रहे, चला KLMNOPQ से डिनोट करते हैं। एन का मान होता है इसमें 1, एन का मान 2, एन का मान 3, एन का मान 4, एन का मान 5, एन का मान 6, एन का मान 7। महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या तुमको पता है, तुमको देखिए, लेकिन तोरा पर एक बात बताएं, हम तोरा जुगाड़ बता देंगे ना, वही ना हम तोरा बोले तू ढेर काबिल बनेगा बोरा में जाएगा। हम तोरा बताएंगे कि मामला कैसे बनाना है, मतलब ऐसे 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 गिन के कर लेगा कि ऐसे ऐसे लिख के करेगा, एकदम हल में ऐसे ऐसे लिखेगा तो बोरा में जाएगा। ये जो ऐसे ऐसे लिखेगा तो बोरा में जाएगा। जैसे तुमको पूछ देगा बताओ एम कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कहेगा अच्छा ऐसे ऐसे लिखेगा KLMN, अच्छा 2n²। ना, हम थोड़ा जुगाड़ बताते हैं कैसे, एकदम खट खट ऐसे मारेगा, फट ऐसे मार देगा, खट खट ऐसे मारेगा, फट ऐसे मार देगा। कैसे देखो 2n² होता है, पहले तो सीख लो कि जेन्युइनली बात की है। 2n² होता है, यहाँ k कक्षा में n का मान 1 है, n का मान 1 है, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर = 2। और यहाँ l कक्षा में 2 है, तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ 3 है तो 2 × n, n बोले तो 3 2n² यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 दूनी 18। यहाँ 4 है तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 दूनी 4 × 16 दूनी 32, ये होगा। इसी तरह 5 होगा, इसी तरह 6, इसी तरह 7। लेकिन तुमको करना क्या है, करना ये है, चला तुमको ये ध्यान में रखना है। देखो कैसे हम बताते हैं, ये सब पहले तो KLMNOPQ को अलग करो। ये तो ऑर्डर ABCD से नहीं होता, लड़का कहता है ABCD से काहे नहीं होता, नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि तुम मरचाई को मरचाई कहते हो, तुम कहोगे हम चिन्नी कहेंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि पूर्वज ने ऐसा कह चुका है कि पूर्वज ऐसे कह चुके हैं कि वो मरचाई है, वो चिन्नी नहीं कहेंगे। ठीक है, अब तुम कहेंगे नहीं हम चिन्नी को मरचाई कहेंगे, मरचाई को चिन्नी कहेंगे, ये नहीं होगा। इसीलिए सर ये भी नहीं होगा। KLMNOPQ के से डिनोट करते हैं पहली कक्षा, पहली कक्षा के, 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 पहली कक्षा क्या के के। अब देखो क्या करना है, 2n² कैसे हाथ पे देखो कैसे गिनना, तुमको करना है KLMNOPQ। जैसे कहेगा तुमको मान लो कि m कहेगा ना, तो कहना KLM, m 3 3 3 9 दूनी 18 आंसर। कहेगा KLM तो कहना अच्छा m बोले तो 3 3 3 9 दूनी 18। कहेगा O तो कहना KLMNO, o 25 दूनी 50 आंसर, 2n² ना, तो 25 दूनी 50 आंसर। जैसे तुमको कहे तो खट से ऐसे गिनना, कहता MNO O तो कहना KLMNO O 5 5 25 दूनी 50। कहेगा n तो कहता KLMN n 4 4 16 दूनी 32 आंसर। क्लियर? तो तुमको ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना होगा, और ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है जो तुमको पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए सर इधर, एकदम आराम से चला। तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, तो कहता है तीसरी कक्षा KLMN। जैसे कहेगा तीसरी कक्षा कहेंगे KLMM मारो, आने तो M की जगह N की जगह O की जगह P की जगह Q मार देना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एकदम आराम से चला। कहते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला 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 n कोष में। तो हम बोले कि n कोष में तो की करना है, कुछ नहीं करना, 2n² फलना चिलना ढकेलना नहीं करना। KLMN 4 4 16 दूनी 32 आंसर आंसर आंसर, यू विल गेट द आंसर। KLMN 4 4 16 दूनी 32
4 चौका 16 दूनी 32, 4 चौका 16 दूनी 32 कर चला। तो डाउट हम लगभग रिवाइज कर देंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स अ सुपर रिवीजन। द नेक्स्ट वन इज, और सर कुछ बच्चे हैं जो रिकॉर्डिंग करके डालते हैं, एक बच्चा डाला है तो आज से नहीं डालिएगा, मामला हम गड़बड़ा दिए। अगर आप डाल दीजिएगा तो सर मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऐसा ना करें। कहते निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? देखो हम चलाए बैचे इसलिए रखे कि तोरा भोरे भोरे हम उठा पाए। भोरे भोर तू उठेगा नहीं, बाबूजी के कहने पे तू नहीं उठता है, करते करते तू चटा 7 साढ़े 7 बजा देगा, लेकिन हमरा बिना देखे तू रह नहीं पाएगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, बच्चा लोग कहते थे जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे, लिख देते थे बैच टाइम 6:30 से 7:30, जरा दिल करे एडमिशन लेना है, नहीं करे नहीं लेना है। हम तुम्हारी मजबूरी बनेगा, तू हमरा देखबे करे। ये बात हम सब चला जानते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सब पढ़ना चाहते हैं। कुछ दुष्ट टीचर हैं जो मेहनत करके नहीं आते हैं, जी आप पीछे अपने लाइफ में मेहनत नहीं किए हैं, उसी से बच्चा नहीं पढ़ता। जो भी अच्छे टीचर हैं बच्चा उसको जरूर लाइक करता है। ये तो अब तो सर कम से कम क्लियर हो गई है ये बातें कि बच्चे एकदम क्वालिटी को खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है, इसलिए टीचर को अच्छा लाइक और अच्छा फॉलो नहीं मिल पा रहा है। अगर टीचर में दम है तो बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा है उनको, बच्चों का प्यार तो ढेर सारा मिल रहा है। तो आइए सर हम इधर चलते हैं। आज 27,000 पार कर दिया दुष्ट दानव सर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? ये देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन तुमको क्या क्या पूछेगा। प्रकृति में क्षारीय है तो तुमको क्षारीय है ये N, जिसके पास H+ है वो अम्ल है, और जिसके पास OH- है ये क्षार है। ये खूब क्वेश्चन ट्रेंडिंग में, एकदम कहीं कोई समस्या नहीं है इसमें, और ये क्वेश्चन एकदम आराम से तुम्हारे निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है, खट से बन जाएगा NaOH, OH है इसमें, OH है इसमें, इसलिए ये क्षार एकदम ये क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कौन तुमको अगर दिखाई देगा C2H5OH, C2H5OH सर ये कभी कभी ये ऑप्शन में रहेगा, या CH3OH, CH3OH ये तुम्हारे कभी कभी ऑप्शन में रहेगा। यही कंटेंट है, चला इसी को कहते हैं कंटेंट। ये कंटेंट अगर यहाँ तुमको OH देगा तो क्षार है, यहाँ पे OH है लेकिन ये क्षार नहीं है, ये दूगो अपवाद है, यही पूछता है। जब टफ करेगा ना क्वेश्चन को तो ये पूछेगा। इसलिए सर इस लेवल के क्वेश्चन में हम जब बात करेंगे तो सर आपको ये जल्दी से नोट कर लेना चाहिए, जल्दी से नोट कर लेना चाहिए। चला रही 30,000 नहीं होगा, अगर कोई जुगाड़ है 30,000 करने का मजा आ जाता। देखो एकदम हम फिर से बताते हैं, ठीक ना, एकदम आराम से, इतने हमरा लिए ठीक ना, कहे दिल से नमन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? कौन है क्षारीय है? जगरा में H+ होगा वो अम्ल है, जगरा में OH- होगा क्षार है। OH लिखा क्षार है, नहीं बनते एक अलावा भी क्वेश्चन है, वहां तुमको ध्यान में रखना C2H5OH, CH3OH ये क्षार नहीं है, ये ऑप्शन में देगा। एक में तू OH देखेगा, खट से मारेगा क्षार नहीं होगा, बाप रे बाप ये अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, ये क्षार नहीं है, ये अल्कोहल है, ये क्षार नहीं है, ये अल्कोहल है, ये क्षार नहीं है। इसका मतलब ये क्षार नहीं है, ये क्षार नहीं है, ये क्षार नहीं है। ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, देख लो, समझ लो, C2H5OH, CH3OH ये क्षार नहीं है, ये क्षार नहीं है, ये क्षार नहीं है। जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिखा। द नेक्स्ट वन इज अगला में चलते हैं। चला कहता धातुएं अम्लों के साथ अभी एकदम चला, एकदम कुछ नहीं सोचना है, इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, अम्ल और प्लस क्षार। अब देखो एक क्वेश्चन लेकिन की पूछता है वो हम बताते हैं, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। तो इसी का क्वेश्चन तुमको पूछेगा, बताओ HCl प्लस NaCl, HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH ये जब अभिक्रिया करता है तो दे देगा तुमको NaCl प्लस H2O। फिर कहते हैं अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल, और HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2O। तुमको इसका नमक का क्वेश्चन खूब पूछता है। नमक का तो पहले एकदम बउआ वाला सवाल पूछ देगा, बताओ इसका सूत्र क्या है, तो NaCl। बोले सुपर रिवीजन है, जहां जहां अटकोगे वहां से हम निकाल देंगे थोड़ा लोअर लेवल क्वेश्चन और मिडिल लेवल क्वेश्चन। कहते हैं ये NaCl है, तो इसका सूत्र तो सबको पता है, तो ये पूछ देगा नमक का सूत्र क्या है, NaCl। पूछ देगा तुमको वो क्या बोलते हैं उसको, टेबल सॉल्ट का सूत्र क्या है, टेबल पर जो रखा हुआ सॉल्ट है
उसका सूत्र क्या है तो कहेंगे NaCl। ये कहेगा कैसे बनता है तो उसमें NaOH के अलावे क्या रहता है तो कहना HCl, भी याद रखना। कहेगा HCl के अलावे क्या रहता है तो कहेंगे NaOH। और ये कहेगा कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछता है ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ये भी रहता है क्वेश्चन में। और ये भी प्रबल क्षार है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलता है तो क्या बनाता है, लवण यानी NaCl और जल बनाता है। तो सर एकदम ध्यान रखना, कह देगा एक NaOH है दूसरा क्या, इन नूने वाला क्वेश्चन में फंस जावे। कहेगा ये एक NaOH है दूसरा क्या है तो HCl। कभी क्वेश्चन बना के देखना जे कह रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में। कहते हैं एक NaOH है दूसरा क्या है तो कहेंगे HCl, और एक HCl है दूसरा क्या है NaOH। और कहते हैं ये प्रबल है कि दुर्बल है, कहते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ये भी क्वेश्चन पूछा है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिला के नमक बनता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार नमक, प्रबल अम्ल 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 प्रबल क्षार नमक। अब बता आंसर क्या होगा। कहते हैं क्या कहते हैं, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है धातु। धातु, अरे बाप रे बाप, धातु है रे, धातु है रे, धातु अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है। बता क्वेश्चन के आंसर की होगा। ये अलग क्वेश्चन था और यहां जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, बता आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर। धातु है तो मान लेते हैं सोडियम है और ये धातु अम्ल के साथ, अम्ल मतलब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, की बनाएगा, चला एकदम। ये धातु है सोडियम धातु है, ये अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बना देगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा। कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, आंसर हो जाएगा C4 कैट। और ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी एक अलग क्वेश्चन है इसी का। जब अम्ल प्रबल क्षार बनता है तब नमक बनता है। और अगर HCl होगा तो क्या होगा दूसरा NaOH होगा, दूसरा क्या होगा HCl। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब अम्ल सोडियम धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्लस H2 बनाएगा। C4 कैट इज द आंसर। अब तो हर लेवल है, देखो ये C जितना टाइप कर रहे हैं चला तो रगों में एकदम जो है दौड़ रहा है आप सब्जेक्ट, इसलिए तू एकदम समझो कि सही जगह का इंतजार में है तू। अब तो दिया हो जाएगा, हमरो साढ़ू बना लेना। कहते हैं डैश भाई तभी मां कसम घिना के पूछा है इससे क्वेश्चन, घिना के पूरा सेट देख लेना, घिना के क्वेश्चन पूछा है। उभय धर्मी मतलब तुम जानता है चला, उभय धर्मी मतलब सर छक्का, न मर्द न मौगी, मतलब दुन्नु मतलब सर न अम्ल और क्षार दोनों का गुण होगा तो उसे हम उभय धर्मी कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार दोनों का गुण होगा तो उसे हम उभय धर्मी कहते हैं। उभय धर्मी का एग्जांपल है, इतने एग्जांपल में से पूछेगा, फिक्स है Al2O3 Al2O3 ZNO PbO2, इतने में से क्वेश्चन रहबे करेगा, फिक्स है। इतने 3 गो में से क्वेश्चन 32 गो क्वेश्चन पूछा था ALP में, 30 से 32 ALP CBT 1 में क्वेश्चन पूछा था। इसलिए भाइयों प्यारे बच्चों, उभय धर्मी Al2O3 ZNO PbO2 Al2O3 ZNO PbO2 Al2O3 ZNO PbO2 ये उभय धर्मी है। उभय धर्मी मतलब अम्ल और क्षार दोनों का गुण रहेगा। घिना के पूछा है, जाके देख लेना अपने सेट में। कहते हैं Al2O3 ZNO PbO2 Al2O3 ZNO PbO2 मार आंसर खाजो रे आंसर रे। नो ZNO Al2O3 ZNO PbO2 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 Al2O3 ZNO PbO2। ये उभय धर्मी है, ये उभय धर्मी है। अम्ल और क्षार दोनों का गुण। क्लियर। अब बना के देखना प्यारे बच्चों। अरे भाई मेरे, तुमको यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। ये एकदम ध्यान रखना चला, हम जो तरह कह रहे हैं जो डूबेगा और जिसमें तैरेगा उसका घनत्व अधिक। एकरा पे बना के देखना, तोरा ढेरी सवाल बन जाएगा। देखिए सर, कहते हैं जो डूबेगा जिसमें तैरेगा घनत्व अधिक, जो डूबेगा जिसमें तैरेगा घनत्व अधिक, जो डूबेगा जिसमें तैरेगा घनत्व अधिक, और जो तैरेगा जिसमें डूबेगा। एक बना के देखना, तुम्हारी घनत्व वाला सब क्वेश्चन बन जाते। डूबेगा घनत्व कौन, जल्दी से देख लो। कहते हैं निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है।
निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो बता क्या हो जाएगा? जो डूबेगा जिसमें तैरेगा घनत्व अधिक, जो डूबेगा जिसमें तैरेगा घनत्व अधिक, और जो तैरेगा और जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कौन? क्लियर? इतने याद रखना। एकरा में अगर झोल डालने हुआ तो अगर खानदान के सब सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन की कह रहा है, देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? जल के घनत्व से अधिक होता है। जल के घनत्व से अधिक मतलब जो जल में डूब जाएगा, जो डूबेगा जो डूबेगा जो डूबेगा जो डूबेगा जो डूबेगा उसी का घनत्व अधिक होगा। तो देखो तो कौन जल में डूब जाएगा? बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर आंसर आंसर। कौन जल में डूब जाएगा? तो कहेंगे लोहे की कील। अब देखो आराम से कैसे पकड़ेगा। हमको क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे गोगो गोगो कर देता है एग्जाम हॉल में बच्चा, तब जानता है कि फलना बात हो सकता है, लेकिन फलना बाबू तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है एग्जाम हॉल में, क्योंकि जब ऐसे ऐसे करके पुलिस में चेक करता है 60% यहाँ थर 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 थर, हम तो देखते हैं 90% बच्चा के सर जब एग्जाम हॉल जाता है तो हाथ थर 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 कांपने लगता है। दिमाग तो अगर 60% गोल हो जाता है तो अगर पास जुगाड़ नहीं रहेगा तो बनाएगा क्वेश्चन कैसे? कहते हैं चला क्या कहते हैं, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो जब ये कह रहा है घनत्व अधिक 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 मतलब समझ लो कि घनत्व अधिक मतलब इस सेक्शन में, इस सेक्शन मतलब जिसमें तैरेगा या जो डूबेगा। तो जल तो तैरेगा नहीं, जल कहीं तैरेगा? जल में कोई चीज तैर या डूब सकता है, इसका मतलब जो डूबेगा। और जो डूबेगा मतलब कौन डूब रहा है? तो कौन डूब रहा है? तो लोहे की कील डूब जाएगी। आंसर कॉर्क और बर्फ और थर्मोकॉल डूबेगा क्या? फिर से पढ़ो। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है? तो घनत्व अधिक है, इसका मतलब ये दोनों केस होगा। इसका मतलब जिसमें तैरेगा या जो डूबेगा। तो जिसमें तैरेगा तो जल में, जिसमें तैरेगा जल में, किसी में तैरेगा क्या? एकदम नहीं तैरेगा। तो ई वाला होगा जो डूबेगा। और जो डूबेगा मतलब कौन डूब रहा है? तो लोहे की कील डूब रही। तो आंसर यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर मैन। अगला क्वेश्चन कहता सीजीएस प्रणाली में विकृति। देखो चला ये एकदम पूछा है। एक तो तुम एकदम याद रख लो कि आवर्धन क्षमता जितना लिखा रहे हैं इतना एकदम ध्यान में रखना। हम तो ये भी बताते हैं किसका किसका यूनिट एंड डायमेंशन प्रैक्टिस करके जाना, वहीं से क्वेश्चन रहेगा। आवर्धन क्षमता, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आवर्धन क्षमता, घर्षण गुणांक, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, इस सब का मात्रक और विमान नहीं होता है। ये मात्रकहीन, मात्रकहीन एंड विमाहीन होता है। ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि होता है। इतने कुछ अगर यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर प्रैक्टिस करके जाना वो हम लिख देते हैं, पहले इसको लिख लो। आवर्धन क्षमता, घर्षण गुणांक, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। सर होता ढेरी है, पढ़ो वही जो पूछेगा लास्ट टाइम में सर, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सर कचरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन और भी पढ़ो, जरूरी नहीं कि यही रहेगा, और भी क्वेश्चन है ये रहेंगे बाद में आके गरिया देना। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है चला जो बहुत ज्यादा सेट में पूछे जाते हैं, हम उसको उसका डिस्कशन करवा रहे हैं। तो आपको सर पढ़ते रहना है, अपनी पढ़ाई को कम नहीं करना। ये मेरे तरफ से 2% का समझ लो योगदान है। कहते हैं चलो सीजीएस प्रणाली में विकृति की क्या? ये सीजीएस बोलेगे, एसआई बोलेगे, पप्पा बोलेगे, बेटा बोले कि दादा प्रणाली कह दे, अगर यूनिटे नहीं होता, यूनिटे नहीं होता तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इज द आंसर, इनमें से कोई नहीं इज द आंसर। यू विल गेट द आंसर। अब थोड़ा यूनिट एंड डायमेंशन के कर प्रैक्टिस करके जाना है, इसका प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। एगो दाब का यूनिट एंड डायमेंशन प्रैक्टिस करके जाना, एगो पृष्ठ तनाव का यूनिट एंड डायमेंशन प्रैक्टिस करके जाना, पृष्ठ तनाव का, एगो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का, उसके बाद संवेग का, उसके बाद आवेग का। अब बहुते बच्चा लेवल पूछ देगा तब बल त्वरण पूछेगा, उसको तू जानवे करता है। अगर टफ क्वेश्चंस की बात करोगे और ज्यादा अगर तेरा दिल करता है, ज्यादा दिल करता तब, नहीं दिल करता तो इतने श्यानता गुणांक का, इतना का प्रैक्टिस करके जाइयो हमार पिया, इतना के प्रैक्टिस करके जाइयो हमार पिया। आज अगर प्रैक्टिस कर लेगा एक यूनिट एंड डायमेंशन, गुरु जी की किताब के दूसरे पेज में है, जलूल से जलूल प्रैक्टिस करना होगलो। 30,000 करिए देगा कि रे। एकरा लिख ले दिमाग में, एकरे से पूछता। अब तुम कहेगा सर आप तो ये बताए थे त्वरण पूछ दिया, तू चटा तू जानता नहीं है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
वो लिखना पड़ेगा। बल पूछ देगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तू नहीं जानता है, हम ही कह रहे हैं तेरा बच्चा कहां से रहे लिख के हम बताओ। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, उस सब नहीं पढ़ना, तोरा ये लिखे ऊपर न लो तो हर काम हो जाएगा, तो हर काम हो जाएगा। अब वो कहेगा लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता यो पूछता है, तुम कहेगा नहीं जानते हैं, नहीं जानता, दुष्ट है। लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायरेक्टर नहीं जानता है, पूछता है खूब, ये नहीं जानता है, जो नहीं जानता है दुष्ट है। लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायरेक्टर कौन नहीं जानत है, तब जानत है। अगला क्वेश्चन, अब बता आंसर क्या हो जाएगा। आंसर व्हाट इज द आंसर चला, डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ता 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 कुकुर। द नेक्स्ट, उत्क्षेप बल और भार बल पे ढेरी क्वेश्चन पूछा है। की क्वेश्चन पूछा है गुरुजी, तुरा बता देंगे। देखो क्वेश्चन पूछा है ये दिल के अरमान। देखो ये अगर तुमको क्वेश्चन देगा कि ये मान लो कोई वस्तु है, एकदम आराम से देख लो, अगर पूरा टॉपिक है हम क्लियर कर देते हैं। चला खाली क्वेश्चन नहीं बता रहे, इस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें मैं तुमको बता दूंगा। जो पूछता है, बातें नहीं बताऊंगा, वो बातें जो पूछता है। तो कहते हैं चला किसी भी वस्तु पर जो भार बल लगता है वो नीचे की तरफ लगता है, ये भार बल, और ऊपर की तरफ लगता है चला उत्प्लावन या उत्क्षेप बल, उत्प्लावन या उत्क्षेप बल, या उत्क्षेप बल, उत्प्लावन या उत्क्षेप बल। रुक जा, भार बल नीचे लगे, किसी वस्तु का भार नीचे की ओर लगता है, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। किसी भी वस्तु का भार नीचे की तरफ, किसी भी वस्तु का भार नीचे की तरफ, किसी भी वस्तु का भार नीचे की तरफ, उत्प्लावन या उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ, उत्प्लावन या उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ, उत्प्लावन या उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ। अब देखो तुमको कहेगा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लगता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लगता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लगता है। देखो एगो है ना, एगो है ना, तो ये उत्क्षेप उत्प्लावन बल, या इसी को हम बॉयनेंट फोर्स कहते हैं, इसी को हम बॉयनेंट, ये सब चेंज कर करके देता है, बॉयनेंट बल कहते हैं या फोर्स ऑफ बॉयनेंसी कहते हैं इंग्लिश में। तो कहेगा तुमको ये एक दूसरे के विपरीत, एगो है ना है तो एगो है ना है। दूसरा कहेगा उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल या बॉयनेंट फोर्स कौन लगाता है, तो कहेंगे द्रव लगाता, द्रव लगाता, द्रव लगाता, द्रव लगाता। भार बल कौन लगाता, वस्तु लगाता, भार बल कौन लगाता, वस्तु लगाता, भार बल कौन लगाता, वस्तु लगाता। तो कहेंगे वस्तु पर जो बल लगता है वो कौन बल लगता है, उत्प्लावन बल, और वस्तु के द्वारा जो बल लगता है वो भार बल। सब क्वेश्चन पूछा है, एक बार फिर हो जाए, एक बार फिर हो जाए। कहते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, कहेगा उत्प्लावन बल कौन लगाता, उत्क्षेप बल कौन लगाता, बॉयनेंट फोर्स कौन लगाता, कहेंगे द्रव लगाता। उत्प्लावन, उत्क्षेप या बॉयनेंट फोर्स कौन लगाता, द्रव लगाता, द्रव लगाता, द्रव लगाता, द्रव लगाता। और कहेंगे भार बल कौन लगाता, वस्तु लगाता। कहता है किसके द्वारा लगता भार बल, तो कहेंगे वस्तु के द्वारा। कहेगा उत्प्लावन, उत्क्षेप या बॉयनेंट फोर्स किसके द्वारा लगता, तो कहेंगे भैया द्रव के द्वारा, द्रव के द्वारा, द्रव के द्वारा। तो बता आंसर की हो जाएगा। इतने क्वेश्चन पूछता है, बता आंसर, बता आंसर, बता आंसर। कहता उत्क्षेप और भार बल विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है, नहीं चला। भार बल अकेले देगा तो नीचे की ओर कार्य करता है, ऊपर की ओर कार्य करता है, नहीं चला। अगर उत्क्षेप बल देगा या उत्प्लावन बल देगा तो ये ऊपर की ओर कार्य करता है, समान दिशा में होबे नहीं करेगा। देखो अगर कहता उत्क्षेप बल और भार बल, या कहता खाली उत्क्षेप बल कार्य करता है, कहेंगे ऊपर की ओर। कहेगा भार बल कार्य करता है, कहेंगे नीचे की ओर। कहेगा दोनों, तो दोनों तो एक दूसरे के विपरीत। यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर मैन, यू विल गेट द आंसर। बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। ए की बी की सी की डी। तेरा जो जोश है चला, मां कसम मन करता है कि तो चुम्मा ले ले। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव क्या कहलाता है। देखो फिर वही बात, ईश्वर कहता है कि अगर ये तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ सेम। देखो क्वेश्चन दूसरा अगर हम पूछें तो अगर कहेगा ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी बल, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर बल, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगामी 30,000 पार, ऊर्ध्वगामी बल। नमन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। अगर मैं गुरु हूं तो आज मैं तुम लोगों को यह आशीर्वाद देता हूं। नौकरी का आशीर्वाद तो नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है, लेकिन सर मैं तुमको यह आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद तो जब तक जिंदगी में जिए, कहीं भी तेरे जिंदगी में दुख आए तो वहां मेरे पुण्य तुम्हारे साथ हो और तुम्हारा बेड़ा पार कर। ऐसा एक गुरु आज ऊपर वाले से दुआ करता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। ठीक है, जिंदगी में चला एक लाइन हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी में पैसा हो ना हो, संस्कार जरूर होना चाहिए। जिंदगी में पैसा हो ना हो, इज्जत और प्रतिष्ठा जरूर होनी चाहिए।
जो तुम्हारे अंदर है और रहेगा, क्योंकि तूने सर ज्ञानार्जन किया है और ज्ञानार्जन करने वाले लोग कभी झुक नहीं सकते। अभी मैं उस दौर में हूं चला कि हमको ये पता है कि कब मैं किस चीज में मुझे फंसा दिया जाएगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि सर बहुत सारे लोग हैं जो हम पे लगे हुए हैं, जो शायद हमको किसी न किसी चीज में फंसा देंगे, चाहे वो कोई चीज हो। मैं यही कहता हूं कि या तो हमें मार दो, अगर मैं जी गया तो मैं जरूर बच्चों के लिए काम करूंगा, ऐसा हमको विश्वास है। थोड़ा सा ही करूंगा लेकिन ईमानदारी से करूंगा, बेईमानी वाला काम नहीं करूंगा, और बच्चों के लिए हमेशा प्यार बटोरूंगा। और हमको ये पता है बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, किसी न किसी चीज में मैं उलझ जाऊंगा, लेकिन जब तक सुलझा हुआ हूं तुम्हारे साथ हूं और कोशिश करूंगा चला तुम्हारे साथ रहने का, क्योंकि गर्मी ला दिया। तो सर बस आप लोगों का आशीर्वाद है, लेकिन देखिए अब कब तक क्या नहीं होता है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हम किसी वस्तु का तरल पदार्थ में रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर, तो देखो फ्रिक्शन बल लगेगा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं, अप्लाइड फोर्स लगेगा नहीं, बॉयनेंट फोर्स या उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल, हमने अभी तुरंत तुमको कहा था। सर बहुत बहुत धन्यवाद भोरे भोरे उठने के लिए। आ जाइए सर अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये चांदी वाला क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, एकदम धुआं झाड़ बैटिंग कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है, चला 12 13 14। 14 का आंसर बता, 14 का आंसर बता क्या होगा। देखो एकदम आराम से तुम क्या करना, चला जैसे ही क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे तुमको कहेगा ना अपेक्षित घनत्व, अभी तुरंत हम तुरा लिखे थे अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। देखो एक मात्रक है, एक मात्रक है, एक मात्रक है, एक मात्रक नहीं है, ये आंसर हो गया, खत्म रहा, बनाने की जरूरत नहीं। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस तुम यूज करता है तो अपेक्षित घनत्व है, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, इसका मतलब मेरा मात्रक वाला आंसर होगा 10.8, यू विल गेट द आंसर। लेकिन अगर दे दिया तुमको सब बहुत सारा वैल्यू दे दिया जो बिना मात्रक वाला, तो सर तुम एकदम आराम से अपेक्षित घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व, पदार्थ अरे भाई मेरे, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व बटे जल का घनत्व। पदार्थ का घनत्व कितना है, पदार्थ का घनत्व कितना है, चांदी का घनत्व है, तो ये कितना है 10.8 गुना 103, अब बटे जल का घनत्व 103 देले है, ये काट दो, ये हो जाता 10.8। जैसे तुरा बनाने का मन है इतना बनाने का जरूरत कहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन सीधा अपेक्षित घनत्व देखा, खट से 10.8 मार दो, अपेक्षित घनत्व देखा कोई मात्रक का भी मान नहीं होता, 10.8 मार दो, यू विल गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, चला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये थोड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, चला कंप्लीट रिवीजन और तुमको कहीं पर डाउट नहीं होगा। सूरज की रोशनी उसके संघटक रंगों में कौन सा विभाजित करता है, संघटक रंग मतलब सर 7 रंग, संघटक रंग मतलब 7 रंग, कुछ नहीं करना है सर, प्रिज्म कह देंगे आंसर, 7 रंगों में प्रिज्म विभाजित करता। अब अगर हम चारों ऑप्शन डील कर देते हैं, देखो अपवर्तन का क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, जितना कहेगा ना आभासी प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, बड़ा प्रतीत होता है, टिमटिमाता प्रतीत होता है, जितना प्रतीत होता है कहेगा ना, प्रतीत होता है जितना कहे, जैसे कहे पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, सूर्य बड़ा प्रतीत होता है, फलना प्रतीत होता है, चिलना प्रतीत होता है, ढकेलना प्रतीत होता है, टेढ़ा प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है, जितना प्रतीत होता है वो सब हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद परावर्तन का कोई एग्जांपल तुमको कभी नहीं पूछेगा, परावर्तन का विकिरण का भी कोई एग्जांपल तुमसे कभी नहीं पूछेगा, यू विल गेट द आंसर। बता आंसर क्या हो जाएगा। परावर्तन के कारण हम ये कह सकते हैं हम देख पाते हैं परावर्तन के कारण, कोई ठीक है चला कुछ पूछ देगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हम देख पाते हैं परावर्तन के कारण। हम जो तुमको देखते हैं वो किसके कारण, परावर्तन के कारण। हम जो आपको देखते हैं वो किसके कारण, परावर्तन के कारण। अगला, जिस बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलती है, चलाकर पूरा क्वेश्चन तुम देख लो एक बार बढ़िया से, जो क्वेश्चन तुमको पूछता है, एक दूगो नया क्वेश्चन पूछ रहा है, एक कुछ तुम जानता होगा, एक दूगो हम बता देते हैं तुमको जो नया क्वेश्चन पूछ रहा है। ये चला है मान लो दर्पण, ये है दर्पण, दर्पण में अगर हम बात करें, और ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण ये अवतल दर्पण, ये सब जानता है, ये अवतल दर्पण ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अब देखो तुमको क्या क्या पूछेगा, इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। पहले कुछ बात तुम जो नहीं जानता वो बताएंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
प्रधान अक्ष, इसको कहते हैं चला फोकस, इसको कहते हैं सेंटर। फोकस किसको कहते हैं? जहां पर प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरणें जाती है वो आकर जहां मिलती है, जहां मिलती है, टकराने के बाद जहां मिलती है, टकराने के बाद जहां मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये प्रतीत हो रही है, उसको फोकस कहते हैं। और ये सेंटर हो गया। F बराबर r/2 तो सब जानता होगा। ये पूछता है तुमको, ये बच्चा छड़ी वाला बात हो गया। इसको सर पोल कहते हैं, इसको हम पोल कहते हैं, इसको हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें चला, इसको हम पोल यानी ध्रुव कहते हैं, इसको यानी पोल यानी ध्रुव कहते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, ये सेंटर है। यहां से यहां तक फोकस दूरी को छोटी एफ से डिनोट करते हैं। पूरा ध्यान रखना, फोकस बिंदु को बड़ी एफ से, फोकस बिंदु को बड़ी एफ से, और यहां से यहां तक के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इसका जो पूरा आमाप होता है उसको छेद कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नया टाइप का है। आमाप जो पूरा होगा उसको हम छेद कहते हैं, या आमाप या व्यास को अगर हम बात करें तो व्यास को छेद कहते हैं, क्योंकि चला ये पूरा का पूरा व्यास जो है इतने छेद होता है गोलीय दर्पण में, इसलिए सर आमाप या व्यास को छेद कहते हैं, आमाप या व्यास को छेद कहते हैं। और ये जितना खुला हुआ है इसको अपार्चर कहते हैं, ये जो खुला हुआ है उसको अपार्चर कहते हैं। ये सब नया टाइप का क्वेश्चन है। खुला हुआ जितना है, जितना ही तुमको खुला हुआ दिख रहा है उसको हम अपार्चर कहते हैं, अपार्चर कहते हैं। खुले हुए को अपार्चर कहते हैं, खुला हुआ को अपार्चर। आमाप या व्यास को छेद कहते हैं, आमाप या व्यास को छेद कहते हैं। आमाप या खुला हुआ कह देगा तो कहेंगे अपार्चर। कितना खुला हुआ तो अपार्चर है वो। और आमाप या व्यास कह देगा तो उतने बड़का छेद होता है गोलीय दर्पण में। तो ये क्वेश्चन तुमको पूछ देगा। ये प्रधान अक्ष है, जहां पर सर प्रधान अक्ष और दर्पण एक दूसरे से मिलता है उसको ध्रुव कहते हैं। देखो ये प्रधान अक्ष है और ये दर्पण है, और जहां पर आकर मिला इसको ध्रुव कहते हैं। जहां पर सारी किरणें आकर फोकसित होती है उसे फोकस कहते हैं। और ये सेंटर हो गया, और F बराबर r/2 हो गया। यही क्वेश्चन पूछा। इसकी अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है, और उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। इसका अगर इधर की ओर होगा तो निगेटिव होगा, यानी इसका F जो है वो निगेटिव होता है, क्योंकि इस साइड होता है, ये ओरिजिन है, इसके इस साइड एक्स एक्सिस पर इधर निगेटिव होता है, और इसका इस साइड होता है तो F पॉजिटिव होता है। ये भी बात पूछता है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इतने क्वेश्चन पूछता है। नहीं, ग्रुप डी का मेरा सेट नहीं आया है, अभी सिर्फ एनटीपीसी का सेट आया है सर। हाय चुटा लाइक ठोको, ये सब किए तुम लोग का आदत ही लगा दिया रे, लाइक ठोको लाइक ठोको। अच्छा, हमको तो आज तक समझ में नहीं आई लाइक ठोको की होता है। दाना बच्चा के दिमाग में लाइक ठोको मास्टर बात तब बुझेंगे। लाइक करो लाइक करो लाइक करो, क्या नौटंकी है। लाइक करने से की हो जाएगा कुछ से कुछ। ये सब घटिया काम मत करो, चुपचाप पढ़ चला। अगला क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन तो हर खत्म। इतने क्वेश्चन पूछता है। अब देखो तो क्वेश्चन का आंसर की हो जाएगा। जल्दी बता, आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता। रुक तो नहीं, पानी पी लेते हैं। रुक रुक रुक। कहते हैं चला, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं? सभी किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। यही अपार्चर है। चला, यही अपार्चर है। जितना खुला हुआ भाग है, खुला हुआ भाग जो दर्पण का होगा, ये क्वेश्चन नहीं बनता है किससे। खुला हुआ भाग जितना है, ये यही अपार्चर है, यही अपार्चर है, यही अपार्चर है, यही अपार्चर है, अपार्चर है, अपार्चर है, अपार्चर है, अपार्चर है। आंसर बता क्या होगा? डी फॉर डॉग। अगर खानदान के जितना क्वेश्चन हम तेरा सब बता दिए हैं, कुछ नहीं करना। ये पूरा जितना खुला हुआ भाग है ये अपार्चर है। आमाप या व्यास कहेगा तो उतने बड़का छेद होता है। आमाप या व्यास कहेगा उतने बड़का छेद होता है। इसका अवतल दर्पण निगेटिव होता है, उत्तल दर्पण का फोकस पॉजिटिव होता है। पूछता है, आजा पिया तो है प्यार दूं। कहता है डैश के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते। प्रतीत दिखता है, टिमटिमाता हुआ दिखता है। सर दिखता है मतलब प्रतीत होता है, दिखता है मतलब प्रतीत होता है। टिमटिमाता, टिमटिमाता थोड़े है तारा, प्रतीत होता है। तो बता आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन या अपवर्तन विवर्तन। खूब आंख मूंद के मारना अपवर्तन। लेकिन यो जान लो, विवर्तन 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 के कारण हम बंद कमरे से आवाज नहीं आती। बंद कमरे में, बंद कमरे से आवाज नहीं आती है। बंद कमरे से आवाज नहीं आती। परावर्तन के कारण हम देख पाते हैं। प्रकीर्णन की अगर हम बात करें, प्रकीर्णन के कारण प्रकीर्णन के कारण क्या होता है सर? प्रकाश का क्षय। प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का क्षय, प्रकाश का क्षय। तो सर हम कहते हैं लाल रंग जो होता है खतरे में, वो प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य के जितना भी रंग कहेगा ना, फलना रंग दिखता है, यो लिखिए लो,
फलना रंग दिखता है, सूर्य का लाल रंग प्रकीर्णन के कारण, खतरे में लाल निशान प्रकीर्णन के कारण, जितना भी रंग दिखता है प्रकीर्णन के कारण, अगर रंग बिरंगा दिखता है व्यतिकरण के कारण, आप वर्ण विक्षेपण के कारण, कभी कभी दिखता है व्यतिकरण के कारण। रूप लिखिए देते हैं गुरु जी। अगर तुमको क्वेश्चन पूछा कि खास रंग का दिखता है, जैसे लाल दिखता है, खास रंग दिखता, मार चला प्रकीर्णन के कारण, कहेगा रंग बिरंगा दिखता, रंग बिरंगा दिखता यानी अलग अलग रंग का दिखता, रंग बिरंगा दिखता, रंग बिरंगा दिखता, रंग बिरंगा दिखता, तो मारना वर्ण विक्षेपण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण। अगर दे दे कभी कभी दिखता, जैसे साबुन का बुलबुला, कभी कभी दिखता, कभी कभी दिखता, कभी कभी दिखता, कभी कभी दिखता, तो मार देना व्यतिकरण के कारण। जैसे कहेगा जल पर फैला मिट्टी का तेल, कभी कभी चमकता, व्यतिकरण के कारण। रंग बिरंगा, कहेगा सूर्य का प्रकाश से इंद्रधनुष बनता है अलग अलग रंग का, तो कहेंगे वर्ण विक्षेपण के कारण। और कहेगा खास रंग का, जैसे सूर्य का लाल दिखाई देना, तो कहेंगे प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। सर आपको जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं, सामने जो पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है सर ऊपर में, उसी में पीडीएफ आपको मिलेगा अभी का भी, और शाम में 7:30 बजे वाला क्लास। आते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। यही क्लास सेम चलता है 20 क्वेश्चन का 7:30 बजे शाम में, लेकिन उसमें सर उल्टे पुल्टे क्वेश्चन होते हैं जो आपके मेरिट बनाने में आपके साथ होंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सर बताइए? अपवर्तन। यहां सिर्फ ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सर 10 क्लास। अगला, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है सर? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है बताइए, आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? 19 का आंसर क्या होगा? जीवन की मूलभूत इकाई उत्तक है सर, उत्तक है। ए बी सी 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 डी, बता क्या होगा आंसर? इसका आंसर बता। ए की बी की सी की डी, दानव। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? अरे दानव, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? अरे दानव, जीवन की मूलभूत इकाई है, गलत है। जीवन की मूलभूत इकाई हो जाएगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या हो जाएगा? कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है चला, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है क्या? कोशिका। कोशिका के बिना सर कोई, सर कोशिका से ये क्वेश्चन तुमको पूछेगा, जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, इसको लगभग 6 से 7 बार पूछा है। और अगर उत्तक, उत्तकों से सर हमारी मांसपेशियां बनी हुई है, हमारा शरीर बना हुआ है उत्तकों से। अगर कहेगा शरीर किस चीज से बना हुआ है? उत्तकों से। अंग समझ ही रहा है, नाभिक समझ ही रहा हो, तो आंसर बताइए सर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका भित्ति, सर खूब पूछता है क्वेश्चन, बताओ आंसर क्या होगा? 19 का आंसर बता क्या होगा? कोशिका भित्ति सेलुलोज में, सेलुलोज का लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, हम तुमको बता देते हैं जो जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है इसका। सेलुलोज का क्वेश्चन तुमको पूछेगा, पादप में पाया जाता, एक तो ये क्वेश्चन, पादप में पाया जाता है क्या सेलुलोज। एक तुमको कहेगा पेपर बना होता है सेलुलोज का, पेपर बना होता, पेपर बना होता सेलुलोज का। कहेगा लकड़ी बना होता सेलुलोज का, लकड़ी बना होता सेलुलोज का। जितना भी कहेगा तुमको, शाकाहारी की लंबी आंत होती है, क्यों? शाकाहारी की लंबी आंत होती है क्यों? सेलुलोज को पचाने के कारण। शाकाहारी यो पूछता है, शाकाहारी, शाकाहारी की लंबी आंत होती है सेलुलोज पचाने के लिए। लंबी आंत, छोटी आंत लंबी होती है, शाकाहारी की लंबी, छोटी आंत लंबी होती है। छोटी आंत लंबी, छोटी, क्वेश्चन 3 बार पूछा है। छोटी आंत लंबी, छोटी आंत लंबी, छोटी आंत लंबी, किसको पचाने के कारण? लिख लो सेलुलोज पचाने के कारण, सेलुलोज पचाने के कारण, सेलुलोज, क्योंकि सर घास में सेलुलोज होता है। सेलुलोज पचाने के कारण, सेलुलोज पचाने के कारण, क्योंकि हमने कहा है पादप में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है सेलुलोज, जिसको पचाने के लिए छोटी आंत बड़ा होता है। इसीलिए सर जितना भी गाय वगैरह है उसकी छोटी आंत बड़ी होती है, क्योंकि वो सेलुलोज को पचाता है, क्योंकि वह सेलुलोज को पचाता है, क्योंकि वह सेलुलोज को पचाता है। ये सब क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। कहेगा पादप बना होता है किससे? सेलुलोज से। पादप बना होता है किससे? सेलुलोज से। पादप बना होता है किससे? सेलुलोज से। पेपर बना होता है किससे? सेलुलोज से। लकड़ी बना होता है सेलुलोज से। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है क्योंकि वह सेलुलोज पचाता है। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है क्योंकि वह सेलुलोज पचाता है। सी की कर रहा है ना? आंसर बता। कोशिका भित्ति कहां पाई? अच्छा, कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है? रुक रुक रुक, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति पादप कोशिका में। एकदम सही है सर। कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है? पादप कोशिका में, एकदम सही है।
सेलुलोज के लिए हम सभी क्वेश्चन दिए थे। सेलुलोज का ये सारा डिटेल तुमको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। ये सही है पादप कोशिका में, लेकिन इसका सही पूरा डिटेल तुमको पूछेगा। पादप में पाया जाता है, पेपर बनाने में यूज होता है, लकड़ी में शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है। 7 बारी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए सर इसको जरूर ध्यान रखना। हाँ, सी नंबर आंसर होगा। अगला 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 क्या आंसर बता, अगला क्या आंसर बता, अगला 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 अगला। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? बता आंसर क्या होगा, एकदम आराम से मानना। कंडक्शन, रेडिएक्टिव, कन्वेक्टिव ही है, रिफ्रैक्टिव नहीं है। इसको एकदम प्यार से मारना। रिफ्रैक्टिव नहीं है, रिफ्रैक्टिव ये सघनता, पदार्थ की सघनता और विरलता को बताता है। पदार्थ की सघनता और विरलता को बताता, विरलता को बताता। रुक, बताते हैं तुमको, विरलता को बताता है। क्वेश्चन जो पूछता है विरलता को बताता, एक हम क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो इसका है वो हम क्लियर कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव क्या है? देखो, एक लाइन की बात है। रिफ्रैक्टिव, इसका एकदम प्रॉपर्ली ध्यान रखना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्टिव में डिफरेंस है, यहां बच्चा झोल में खाता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब हुआ परावर्तन, रिफ्लेक्टिव का मतलब हुआ परावर्तन, रिफ्रैक्टिव का मतलब हुआ चला अपवर्तनांक। देखो ध्यान से, ये अपवर्तनांक एक एकदम क्लियर करना। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव, और एक होता है परावर्तन। एकदम ध्यान से एकरा लिखना। परावर्तन बोलते रिफ्लेक्टिव, और अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसका प्रॉपर ध्यान रखना। ये सघनता और विरलता एकरे हिंदी में लिख दिया था, एकरा सर हिंदी में लिख दिया था, 3-4 जगह इसमें फंसा लिया बच्चों को। तो एकदम हम क्लियर कर देते तुमको। रिफ्रैक्टिव यानी अपवर्तनांक और रिफ्लेक्टिव यानी परावर्तन। परावर्तन मतलब सर और अपवर्तन, ये सघनता और विरलता को बताता है। परावर्तन तो जानिए रहा, जिसके कारण हम आपको देख पाते हैं। ठीक है, तो इस पर प्रॉपर्ली सर ध्यान देना है। और बहुत 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 धन्यवाद सर कि आप सर यहाँ पधारे। हम आपकी सेवा में हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी सेवा करते रहें। भोरे हमको भी उठना पड़ता है चला, लेकिन उठेंगे तेरे लिए। बहुत ऐसा नहीं है चला 20 क्वेश्चन लाते हैं तो लेके उठा के अच्छा लाए कुछ हो, एक सेटिंग से लाना पड़ता है। क्योंकि यही अगर एग्जाम हो जाएगा तो इतना गरी आएगा हमको, कहेगा एक तो भोरे भोरे उठा भी दिया, क्वेश्चन अलबल पूछा, मास्टर तल बल बना दिया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चला पूरा सेटिंग करते हैं क्वेश्चन को कि तुम तक पहुंचे और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम तुम तक पहुंचा पाए। सबको मेरा प्रणाम है। जल्दी जल्दी चले जाइए सर और अपनी अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज सर जो प्रैक्टिस सेट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, लेकिन आज से फिर 12-1 बजे से सर फिर से पटना में मिल पाएगा प्रैक्टिस सेट जो एनटीपीसी वाला है। तो आप अगर लेना चाहते होंगे तो आप शाम से ले सकते हैं, क्योंकि अभी सर आउट ऑफ स्टॉक है। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय 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 बाय। मिलते हैं कल और शाम में 7-7:30 बजे सर। थैंक यू वेरी मच, बाय।